Assalamu alaikum. So today we will start the progesterone injectable, and that is FSRH guideline that was updated in 2023. So progesterone only injectable contraception, including the depot medroxyprogesterone acetate, that we will give in by the intramuscular route. And अच्छा, तो प्रोजेस्टेरोन की डोजेज इसमें कितनी होती है 150 मिलीग्राम. और द सेकंड वन इज़ दैट वी विल गिव द सबक्यूटेनियस, दैट इज़ दी that also contain the medroxyprogesterone acetate, but the dosage is the 104 milligram. And the third one is the norethistérone enanthet, and it is also intramuscular injection, and it contain the 200 milligram, and it is rarely used in the UK. So हमारे पास जो मोस्टली यूज़ होती हैं, एक तो ये डंपा और दूसरी ये सयाना. ठीक, तो क्लासिफाइड इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव मेथड. इफेक्टिव इज़ अ यूज़र इंडिपेंडेंट वंस एडमिनिस्ट्रेटेड. ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल में 3 फॉर्म आती हैं. ठीक है, एक तो इंट्रामस्क्यूलर, दैट इज़ दी डिपो, और डिपो एक और भी है जो हम सबक्यूटेनियस देते हैं, जो हमारे पास सयाना के नाम से आती है. दोनों में रूट दोनों की डिफरेंट है, वो इंट्रामस्क्यूलर है, वो सबक्यूटेनियस है, और डोजेज का डिफरेंट है. ठीक है, और दोनों की फार्मूलेशन दोनों की सेम है. जो इंट्रामस्क्यूलर देते हैं उसमें डोज ज़्यादा है, 150 मिलीग्राम है, और जो हम सबक्यूटेनियस देंगे उसमें 104 मिलीग्राम है. और जो थर्ड जो हमारे पास इंजेक्टेबल है वो है नॉर्थस्टेरोन, और इट कंटेन दी 200 मिलीग्राम, बट इट इज़ अ रेयरली यूज. ठीक है, तो मोस्ट जो हमारे पास यूज होती है मोस्टली वो ये इंट्रामस्क्यूलर और सबक्यूटेनियस डंपा यूज़ होती है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद इफ़ेक्टिवनेस की अगर बात करें, सो अगर if the female patient that is using this method and it is a perfectly used, then there is a 0.42% is the failure rate. ठीक है, तो अगर कोई परफेक्टली यूज़ कर रहा है तो फिर फेलियर रेट बहुत ही कम है. और टिपिकल यूज़ फेलियर में कितना है 6%, स्लाइटली हायर रिस्क देन दी इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्शंस एंड दी इम्प्लांट, उनसे ज़्यादा फेलियर रेट इसमें. डोजिंग शेड्यूल कैसे हम देंगे, एवरी 13 वीक्स के बाद देंगे. ठीक है, आउटसाइड प्रोडक्ट लाइसेंस बट रिकमेंड. अच्छा, डिपो सबक्यूटेनियस जो हम देते हैं वो भी एवरी 13 वीक्स देंगे, और जो इंट्रामस्क्यूलर देते हैं वो भी 13 वीक्स के बाद देंगे. ठीक है, और जो हमने नॉर्थस्टेरोन पढ़ी थी वो ये भी इंट्रामस्क्यूलर रूट से ही देते हैं, वो एवरी 8 वीक्स के बाद देते हैं. ठीक है, सो ये आपने याद रखना होगा कि कौन सी कब कब देनी है और कितने टाइम के बाद देनी है. अच्छा, इनिशिएशन कैसे स्टार्ट करेंगे हम, मे स्टार्ट एनी टाइम इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ अ रीज़नेबली एक्सक्लूड. ठीक है, तो अगर पेशेंट हिस्ट्री दे रही है कि शी डज नॉट हैव डन द इंटरकोर्स एंड हर प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ अ नेगेटिव, देन वी विल स्टार्ट एनी टाइम if we will exclude the pregnancy. If it is within 5 days of the menstrual cycle, then there is a start immediate. ठीक है, तो उसमें तो कोई फिर एडिशनल प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, सॉरी. अच्छा, अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट से 5th डेज में हम स्टार्ट अगर करें, देन देयर इज़ अ नो नीड ऑफ द एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड. ठीक है, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती. पर अगर आफ्टर द 5 डेज हम स्टार्ट करेंगे ना, मतलब 5 दिन उसको हो गए मेंस्ट्रुअल साइकिल को, 6 डेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं या 6 डेज के 5 डेज के बाद फिर ऑनवर्ड स्टार्ट करें, देन शी नीड द एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड. ठीक है, तो फिर हम 7 डेज़ के लिए उसे एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड देंगे. अच्छा, अबॉर्शन के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं. अगर फर्स्ट या सेकंड टाइमेस्टर अबॉर्शन है तो ये यूके में 2 क्राइटेरिया में आता है, हम दे सकते हैं. ठीक है, और पोस्टमार्टम अगर पेशेंट ब्रेस्ट हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से, अगर वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है, ठीक है, तो फिर लेस देन दी 6 वीक्स हम दे सकते हैं. पर अगर सॉरी ब्रेस्ट फीडिंग हाँ करवा रही तो फिर हम एक ओके, तो अगर पेशेंट ब्रेस्ट फीड करवा रही और उसको 6 वीक से कम हुए हैं, देन इट इज़ इन दी यूके मैक 2 क्राइटेरिया. ठीक है, यहाँ पे तो ये यूके मैक 2 क्राइटेरिया में आएगा. ठीक है, और अगर 6 वीक से ज़्यादा हो गए देन इट इज़ अ यूके मैक 1 यू कैन गिव. ठीक है,
ओके। अच्छा, अगर इंजेक्शन उससे मिस हो गई है, 13 वीक्स हो गए हैं और उसने अभी तक इंजेक्शन नहीं ली, अपना जो नेक्स्ट उसको लेनी चाहिए थी उसने नहीं ली, ठीक है, बट अभी 14 वीक्स कंप्लीट नहीं हुए, 13 वीक्स से ज़्यादा हो गए हैं बट 14 वीक्स से कम हुए हैं, तो अब क्या करें? गिव द डोज, नो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, ठीक है। तो जो उसका डोज होगा नेक्स्ट, वो जैसे ही उसको याद आता है तो वो ले लें, और नो नीड ऑफ द एनी एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड। बट अगर उसको 14 वीक से ज़्यादा हो गए हैं, देन तो सबसे पहले हमारे पास जब आएगी तो हम प्रेगनेंसी को रूल आउट करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री लेंगे, यूपीटी करवाएंगे उसकी। देन इफ़ अगर पेशेंट हिस्ट्री दे रही है या यूपीटी पॉजिटिव आती है तो फिर हम एमरजेंसी कंट्रासेप्शन देंगे, ठीक है। इफ़ नीडेड देन कॉपर आईयूडी देंगे या लेवोनोगेस्ट्रॉल देंगे, और उसे फिर गिव द नेक्स्ट इंजेक्शन एंड एडवाइस दी 7 डेज एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड। तो फिर अगर 14 वीक से ज़्यादा हो गए हैं देन वी विल रूल आउट द प्रेगनेंसी एंड वी विल गिव द एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड एंड वी विल एडवाइस हर फॉर दी टेकिंग द एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड फॉर दी 7 डेज, और उसके साथ हम उसको इंजेक्शन भी देंगे जो उसका नेक्स्ट डोज होगा, ठीक है। तो ये याद आपने रखना है कि अगर 14 वीक से कम होते हैं देन देयर इज़ द नो नीड ऑफ द एनी प्रिकॉशन, ठीक है। और अगर 14 वीक से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम पहले तो हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, प्रेगनेंसी को रूल आउट करेंगे, और फिर हम उसको नेक्स्ट डोज भी देंगे और एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव भी देंगे और एडिशनल 7 डेज कंट्रासेप्टिव मेथड के लिए भी एडवाइस करेंगे। अच्छा, काउंसलिंग क्या करेंगे जब हम पेशेंट को इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन के लिए काउंसिल करेंगे तो उसे क्या क्या बातें हम बताएंगे, ठीक है। ब्लीडिंग चेंजेस के बारे में बताएंगे, दैट शी हैज़ कंप्लेनिंग ऑफ दी इरेगुलर ब्लीडिंग, इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग, क्योंकि यही एक मोस्ट कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से पेशेंट डिसकंटिन्यू करती हैं, ठीक है। एंड देयर इज़ एमोनेरिया आर वेरी कॉमन, ठीक है। और उसके अलावा बोन मिनरल डेंसिटी भी डिक्रीज़ हो सकती है, बट इट इज़ अ रिवर्सिबल, अगर स्टॉप करेगी देन अगेन रीगेन हो जाएगी। नो रूटीन डेक्सा स्कैन नीडेड, रूटीनली हम डेक्सा नहीं करवाएंगे, वेट चेंजेस भी हो सकते हैं बट देयर इज़ अ लिमिटेड एविडेंस। ब्रेस्ट कैंसर स्मॉल इंक्रीज रिस्क इन द रिलेटिव कैंसर, एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ द रिमेन लो। रिटर्न टू द फर्टिलिटी भी डिले है इसमें, ठीक है, अप टू द 12 मंथ आफ्टर द स्टॉपिंग। हाइपर सेंसिटिविटी रेयर है। एनाफाइलेक्सिस विद सबकटेनियस फॉर्मुलेशन ऑब्जर्व आफ्टर दी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जो हाइपर सेंसिटिविटी देखी भी गई है ना, तो वो फिर सबकटेनियस रूट से जब हम यूज़ करते हैं तो फिर उसमें देखी गई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड दी स्पेशल सिचुएशन। सो वी ऑलरेडी डिस्कस इफ़ द पेशेंट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग एंड she is a less than the 6 week, then it occur in the UKMAC 2. If it is a more than 6 weeks, then it is in the UKMAC 1, we can give it. Okay, so Aldosense acceptable with the bone health advice, considered the alternative. तो Aldosense में हम नहीं देंगे क्योंकि it affect on the bone mineral density, so उसकी वजह से bone mineral density reduce हो जाती है, तो फिर Aldosense में हम कोई alternative method देखेंगे जो इससे ज़्यादा बेस्ट हो, ठीक है, और लार्क के बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको कंसीडर करेंगे। अच्छा, अगर एज 50 ईयर से ज़्यादा हो तो फिर कंसीडर द स्विचिंग ड्यू टू द रिस्क बेनिफिट चेंजेस एंड एमेनिया मास्किंग द मेनोपास। तो बेटर यही है कि आप रिस्क और बेनिफिट को देखें और फिर उस हिसाब से फिर आप चेंज करें इसका मेथड, ठीक है। एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स इंजेक्शन रिमेन इफेक्टिव एंड आर दी प्रीफर मेथड। तो बाकी हमने अभी तक जो पढ़ा था कि जो एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं उसमें हम OCPs नहीं दे रहे थे, POP भी नहीं दे रहे थे, पर डंपा हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन हम दे सकते हैं, उस पर कोई उसकी इफेक्टिवनेस पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है, वो रिड्यूस नहीं होगी। अच्छा, तो फिर अगर कोई पेशेंट ले रही है ना एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स या एंटी एपिलेप्टिक या कोई और ड्रग्स ले रही है तो फिर हम उसे इंजेक्टेबल दे सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रैक्टिकल डिलीवरी इंट्रामस्कुलर कैसे देंगे हम, डेल्टोइड में देंगे या तो ग्लूचल मसल्स में देंगे। इंश्योर द एप्रोप्रिएट नीडल लेंथ इन द हायर BMI, ठीक है। तो BMI के हिसाब से हम नीडल लेंथ रखेंगे। और सबकटेनियस कैसे देंगे, थाई में दे सकते हैं सबकटेनियस, और एब्डोमेन में दे सकते हैं, सूटेबल फॉर दी ट्रेंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशंस। हम उसे सिखा भी देंगे, वो खुद भी लगा सकती है, ठीक है।
और क्लिनिकल सिस्टम schedule repeat the dose at the 12 to 13 weeks. Okay, reminder system to the prevent the late attendance, provide the emergency contraceptive pathway for the delayed cases. ठीक है. और comparative points, the compared to the IUD in the implant require the regular visit, slightly higher typical use failure. ठीक है. डिफरेंस क्या है, मतलब IUD और इम्प्लांट तो उसने एक मरतबा अगर पेशेंट को हमने रख दिया तो फिर तो उसे बार बार तो नहीं आना पड़ेगा ना ये इंजेक्शन के लिए, उसके तो रेगुलर विजिट होंगे, हर 3 मंथ के बाद वो आएगी हमारे पास. और फेलियर रेट भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी IUD एंड इम्प्लांट. डिलेड फर्टिलिटी आफ्टर स्टॉपिंग. सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस. एडवांटेज क्या है, इट इज़ एस्ट्रोजन फ्री, अनअफेक्टेड बाय द एंजाइम इंड्यूसर, मे रिड्यूस द डिस्मेनोरिया एंड दी हैवी ब्लीडिंग. ठीक है, तो इसमें हैवी ब्लीडिंग का भी थोड़ा बहुत रोल है. अच्छा, ensure access to the FSRH guideline document and the local SOPs, provide the written counseling and late presentation management and the emergency contraceptive use. ये सब हमने पेशेंट को काउंसिल करना है. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द काउंसलिंग एंड द रिस्क डिस्कशन. अच्छा, की प्रैक्टिस पॉइंट, ऑलवेज डिस्कस द ऑल कंट्रासेप्टिव ऑप्शन इंक्लूडिंग द लास्ट चॉइस. जब हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं तो हम उसको सारे मेथड बताते हैं, तो फिर पेशेंट की विल के हिसाब से होता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाह रही है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रही है. ठीक है, तो यूज़ द शेयर डिसीजन मेकिंग एंड इन्फॉर्म द कंसेंट, इम्प्लांट रोबस्ट रिकॉल एंड फॉलोअप सिस्टम, ट्रेन स्टाफ इन द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल एंड एनाफिलैक्सिस रिस्पॉन्स. सो depot intramuscular and the subcutaneous injections are given every 13 week. Missed dose window in up to the 14 weeks. then अच्छा, अगर हमने अभी पढ़ा कि if it is a less than the 14 weeks then there is a no need of any additional contraceptive method. If it is a more than 14 week then we will give the emergency contraceptive as well as we will give the 7 days additional contraceptive method and we will give the next dose also. ठीक है, सो प्रेगनेंसी में भी ब्रेस्ट फीडिंग में भी हमने डिस्कस किया अभी कि अगर इफ़ इट इज़ अ लेस दैन द 6 week then it is occur in the UKMAC 2 and if it is a more than the 6 week and she is a breastfeeding then it is in the UKMAC 1. delay in the fertility up to the 12th month. बोन डेंसिटी भी रिड्यूस हो सकती है बट रूटीन में हम डेक्सा नहीं करवाएंगे. एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स पे इसका कोई असर नहीं है, हम दे सकते हैं उसमें. सो दैट्स ऑल अबाउट दी इंजेक्टेबल. नाउ वी विल डिस्कस दी सम चार्ट फ्रॉम दी गाइडलाइन. ओके, सो okay, so this chart is regarding that we will switch the combined hormonal contraceptive method to the injectable. ठीक है, अगर कोई पेशेंट combined hormonal contraceptive ले रही है, वो इंजेक्टेबल पे आना चाह रही है, तो फिर हम कैसे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अगर वो हार्मोन फ्री इंटरवल आ गया उसका, ठीक है, उसके बाद जो डे 1 to day 2 है, ठीक है, अगर उसमें से स्टार्ट करना चाह रही है ना, मतलब देखो एक पूरा कंबाइन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव हम कब देते हैं, 21 डेज़ के लिए देते हैं. फिर आता है हार्मोन फ्री इंटरवल. ठीक है, फिर उसको नया पैकेट स्टार्ट करना होता है ना, तो फिर जो नया पैकेट स्टार्ट करना होता है उसके फर्स्ट या सेकंड डे से ये इंजेक्टेबल लेना चाह रही है, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ द एडिशनल कंट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन नीडेड. ठीक है, अगर वो डे 3 या day 3 to 7 of the hormone free interval are the week 1 following the hormone free interval. ठीक है, या तो फिर 7 days after of the hormone free interval लेना चाह रही है. ठीक है, मतलब अगर हार्मोन फ्री इंटरवल हो गया इसका 7 days हो गए, ठीक है, उसके बाद जो शुरू वाले 7 days हैं फर्स्ट वीक नहीं सेकंड वीक से लेना चाह रही है, तो फिर उसमें शी टेक द एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड. और अगर इफ़ द उपसी हैज़ अकर आफ्टर द day 2 ऑफ द हार्मोन फ्री इंटरवल एडवाइस कंटिन्यूइंग द कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड फॉर एटलीस्ट 7 days. ठीक है, तो उसमें तो ये है कि अगर मतलब अगर सेकंड वीक से लेना चाह रही है, फर्स्ट वीक में नहीं सेकंड वीक से, ठीक है, तो फिर तो एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड तो लेगी, बट अगर उसने फर्स्ट वीक में से ऑप्सी हो गया है तो फिर वो एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड भी लेगी. अच्छा, अगर सेकंड या थर्ड वीक में
पेशेंट चेंज करना चाह रही है, ठीक है, तो फिर देन देयर इज़ अ नो नीड ऑफ द एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड इज़ नीडेड, ठीक है। तो सिर्फ कब लेगी, अगर वो फर्स्ट वीक में वीक 1 फॉलोइंग द हार्मोन, जो शुरू वाला वीक है ना, अगर उसमें वो लेना चाह रही है ना, तो फिर वो कंट्रासेप्टिव मेथड लेगी, अदरवाइज वो नहीं लेगी, ठीक है। देखिए वी रिपीट इट, देखें अगर 21 डेज उसने हार्मोन कंट्रासेप्टिव मेथड लिया है, कंबाइन हार्मोन कंट्रासेप्टिव मेथड लिया है, 21 कंटिन्यूस लिया है, परफेक्टली यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद आएगा 7 डेज़ का हार्मोन फ्री इंटरवल, ठीक है। तो अगर उसके जो शुरू वाले फर्स्ट 1 या 2 डेज़ में, ठीक है, इससे स्टार्ट कर रही है, 21 दिन पूरे हो गए, मतलब 22 या 23 डे पे वो लेना चाह रही है कि इंजेक्टेबल लूँ में, तो उसे कोई नीड नहीं है कि कंट्रासेप्टिव मेथड एडिशनल ले, ठीक है, ना इमरजेंसी ना हो। पर अगर ये हार्मोन फ्री इंटरवल पूरा हो गया इसका, उसके बाद जो फर्स्ट वीक आएगा ना, फर्स्ट टू 7 डेज, ठीक है, अगर इसमें लेगी वो पेशेंट, तो फिर ये एक एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड लेगी, ठीक है। और अगर सेकेंड वीक मतलब आफ्टर दी 8 डेज के बाद अगर वो चेंज करना चाह रही है, देन देयर इज़ अ नो नीड ऑफ द एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड। ओके, सो हियर इज़ दी अच्छा, अगर उससे अपनी डोजेज मिस हो गई है ना, उसने ली नहीं है, लेट हो गई है, up to the 14 weeks since the last डम्पा injections are the up to the 10 weeks since the नॉर्थईस्टेरॉन इंजेक्शन, ठीक है। तो फिर उसमें उससे ऑप्सी भी हो गई है, पर 14 वीक से ज़्यादा नहीं हुए, ठीक है, लेस देन दी 14 वीक्स की हम बात कर रहे हैं, या लेस देन दी 10 वीक्स इन दी नॉर्थईस्टेरॉन। तो फिर उसमें क्या करे पेशेंट, अगर उससे इंटरकोर्स हो चुका है, पेशेंट बोल रही है हाँ हो गया है, ठीक है, इस देयर इज एनी रिस्क ऑफ दी प्रेगनेंसी, तो मतलब इसमें नहीं है, अगर 14 वीक से कम हुआ है या 10 वीक से कम हुआ है, देन देयर इज अ नो रिस्क ऑफ दी प्रेगनेंसी, सो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव इज नॉट नीडेड। तो उसे जैसे ही डोज याद आएगा तो वो अपना लेगी। वी ऑलरेडी डिस्कस, अगर 14 वीक से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर she take the additional contraceptive method, we will give the emergency contraceptive method, we will rule out the pregnancy and we will give the next injection. अच्छा, तो progesterone only injectable use is associated with a small loss of the bone mineral density, that's why we will not give in the patient who are near to the menopause, and those who are the adolescents, we does not prefer this method. Or women under the age of the 18 year, progesterone only injectable contraceptive method can be used after the considerations of the alternative method. फिर वो हम रिस्क और बेनिफिट पे देखेंगे, अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो फिर हम दे सकते हैं, ठीक है। वुमेन यूजिंग द डम्पा हु विश टू कंटिन्यू शुड बी रिव्यूड एवरी 2 years टू असेस द इंडिविजुअल सिचुएशंस एंड टू डिस्कस द बेनिफिट एंड द पोटेंशियल रिस्क। तो हर 2 साल के बाद हम उसको असेस करेंगे। वुमेन आर द जनरली एडवाइज टू स्विच द अनदर मेथड एट द एज ऑफ द 50 year, 50 years के बाद हम चेंज करेंगे मेथड उसका। इफ़ अ वुमेन डज नॉट विश टू स्टॉप यूजिंग द डम्पा, कंसिडरेशंस में बी गिवन टू द कंटिन्यूएशन प्रोवाइडिंग द बेनिफिट एंड द रिस्क एंड बीन असेस्ड, एंड वुमेन मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द पोटेंशियल रिस्क। क्योंकि ये बोन मिनरल डेंसिटी को कम करता है, तो फिर अगर पेशेंट, हम तो स्टॉप करेंगे ना, हम उसको काउंसिल करेंगे कि 50 ईयर के बाद आपने नहीं लेना, बट पेशेंट की खुद की विश है कि मैं लेना चाह रही हूँ, देन वी विल काउंसिल हर अबाउट दी रिस्क ऑफ दी डम्पा ऑन हर हेल्थ, ठीक है। तो फिर हम उसको काउंसिल करेंगे और उसके रिस्क और बेनिफिट बताएंगे, ठीक है। सो देयर इज़ अ वीक एसोसिएशन बिटवीन द सर्वाइकल कैंसर एंड द यूज़ ऑफ दी डम्पा फॉर दी 5 year आर दी लॉन्गर। तो अगर 5 साल से ज़्यादा वो यूज़ करेगी, देन देयर इज़ अ स्मॉल इंक्रीज रिस्क ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। Any increased risk appear to reduce the time, reduce with the time after stopping and could be due to the confounding factor। तो फिर अगर वो स्टॉप करेगी तो कुछ टाइम के बाद रिस्क कम भी हो जाएगा। हेल्थ प्रोफेशनल should check that the women requesting the DAMPA are up to the date with the cervical cytology screening if relevant have the completed the HPV vaccine program। तो जब हम उसको इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव मेथड के लिए काउंसिल करेंगे, तो फिर हम उसे सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए भी हम उसको बताएंगे कि वो अपनी टाइम पे करवाती रहे, ठीक है। और HPV वैक्सीन के लिए भी काउंसिल करेंगे, बिकॉज देयर इज़ द increased risk of the cervical cancer by using this injectable method। Women should be informed
about the link between the HPV and the cervical cancer, and advice about the strategies that reduce the risk, such as the condom use and smoking cessation, regular cervical screening where appropriate, and vaccination against the HPV. तो फिर हमें से बाकी भी बताना होगा कि शी कैन यूज़ द बैरियर मेथड, शी इज़ स्टॉप द स्मोकिंग and do the regular screening of the cervical cancer, तो or and get the vaccination against the HPV that will reduce the risk of the CA cervix. Okay, so it is another chart from the guideline. It is about how to start the progesterone injectable contraceptive method. We already discussed it. If we will start from the 1st to the 5th day of the cycle, then there is no need of the additional contraceptive method. If we will start after the 5th day of the cycle, then there is a need of the additional contraceptive method. And women who are amenorrheic, then we will we will exclude the pregnancy and give the additional 7 days contraceptive method. और पोस्टमार्टम में भी हम पढ़ चुके हैं कि इफ़ इज़ नॉट ब्रेस्ट फीडिंग एंड व्हेन शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग एंड देयर इज़ अ लेस इन दी 6 वीक, देन इट इज़ इन द UKMAC 2 क्राइटेरिया. ओके, सो अगर पोस्टमार्टम में if she is less than the 21 days postpartum, then there is a no need of the additional contraceptive method. If it is a more than 21 days, then start for the other women having the menstrual cycle. ठीक है, तो फिर हम उसके हिसाब से ही स्टार्ट करेंगे. अगर 21 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, if the menstrual cycle have not returned, then we will give the additional 7 days contraceptive method. ठीक है, और post abortion भी if we will start within the 1 to 5 days, then there is a no need of the additional contraceptive method, and after 5 days we will give the 7 days additional contraceptive method. Quick starting after the oral emergency contraceptive are in other situations in which the pregnancy cannot be excluded. If the pregnancy cannot be excluded, ideally use a bridging method until the negative PT at the 3 week. If bridging method is inappropriate or unacceptable, consider the quick start of the injectable with the advice to use the additional precaution for 7 days after the injections in the pregnancy test no sooner than the 3 weeks. After the most recent OPSI, note that the ulipristal acetate emergency contraceptive quick start should be delayed for the 5 days. ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर वो ulipristal acetate emergency contraceptive यूज़ करेगी, then she need the extra 5 days के बाद ही फिर हम उसको कोई मेथड contraception का स्टार्ट करवाएंगे. ओके, तो स्टार्ट को रिपीट कर लेते हैं. कैसे स्टार्ट करनी है हमने. अगर पेशेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 to 5th डे से स्टार्ट कर रही है, देन देयर इज़ अ नो नीड ऑफ द एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड. आफ्टर 5 डेज शी नीड द एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड. ठीक है, और अगर कोई पेशेंट एमेनोरिक है तो फिर उसमें तो हम एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड देंगे 7 डेज़ के लिए. पोस्टमार्टम अगर लेस देन दी 21 डेज़ है और मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी रेगुलर है, मेंसेस उसको आ गए हैं, देन देयर इज़ अ नो नीड. अगर मेंसेस नहीं आए तो फिर एंड इट इज़ अ लेस देन दी 21, देन देयर इज़ एन एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड. और अच्छा, उसके बाद अबॉर्शन आफ्टर दी पोस्ट मिसकैरेज या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर विद इन 5th डे 5 डेज़ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, देन देयर इज़ अ नो नीड ऑफ द एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड. अगर आफ्टर 5th डे 5 डेज़ के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, देन देयर इज़ अ नीड ऑफ दी 7 डेज़ एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड. ठीक है, और अगर किसी कंडीशन में हमें प्रेगनेंसी एक्सक्लूड नहीं हो रही तो फिर हम पेशेंट को काउंसिल करेंगे. देन शी कैन यूज़ दी एनी अदर मेथड लाइक दी बैरियर मेथड फॉर दी एटलीस्ट 3 वीक्स तक वो ले, जब तक प्रेगनेंसी उसकी नेगेटिव नहीं आ जाती, या तो फिर इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड ले. ठीक है, और अगर यूलिप्रिस्टल एसीटेट लेगी तो फिर हम 5 डेज़ के बाद ही स्टार्ट करेंगे इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव मेथड. Okay, so this chart about the switching from the another contraceptive method to the progesterone only injectable. I think so we not discussed. Okay, अगर वो कंबाइन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव ले रही है, ये हम चार्ट डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया है कंबाइन का, ये नहीं किया नीचे वाला. स्विचिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल POP.
टू दी इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं, साइकिल के किसी भी डे से हम स्टार्ट कर सकते हैं। देन देयर इज़ अ नीड ऑफ द एडिशनल 7 days कंट्रासेप्टिव मेथड। इफ द OPC हैज़ बीन डन इन द लास्ट 7 days देन रिटेन द IUS फॉर द 7 days आफ्टर स्टार्टिंग द इंजेक्टेबल। ठीक है, अगर वो POP ले रही है या वो ले रही है, उसने इंट्रायूटेराइन सिस्टम लिया है, ठीक है, तो अब वो इंजेक्टेबल लेना चाह रही है, तो एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड तो हम किसी भी टाइम, साइकिल्स के किसी भी टाइम पे वो चेंज करना चाह रही है। देन 7 days तो हम एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड तो देंगे उसको, बट अगर हम उससे हिस्ट्री लेंगे, इफ़ अगर उसने OPC किया है विद इन दी लास्ट 7 days में, ठीक है, तो फिर हम काउंसिल करेंगे पेशेंट को कि देन शी कीप द मायरीना एटलीस्ट फॉर 7 days। ठीक है, मतलब हम उसको इंजेक्शन भी दे देंगे और फिर मायरीना भी रिमूव हम 7 दिन के बाद ही करेंगे। ओके, स्विचिंग फ्रॉम दी डेसोगेस्ट्रल POP इफ़ द करेक्टली यूज आर दी प्रोजेस्टेरोन ओनली इम्प्लांट। अगर इम्प्लांट लिया है या डेसोगेस्ट्रल, तो फिर अब वो लेना चाह रही है कि मैं इंजेक्टेबल लूँ, तो फिर वो किसी भी टाइम पे ले सकती है। देन देयर इज़ अ नो नीड ऑफ द एडिशनल प्रिकॉशन। अगर उसको 3 साल हो गए हैं और इम्प्लांट को, और अब वो चेंज करना चाह रही है, तो वो ले सकती है। देन देयर इज़ अ नीड ऑफ द एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड। और अगर कूपर IUD से भी वो चेंज करना चाह रही है, अगर विद इन 1 to 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन देयर इज़ अ नो नीड। आफ्टर द 5 days देन शी नीड द एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड। एंड इफ देयर इज OPC हैज़ बीन डन in the last 7 days, then she retained the IUD for 7 days after the injectable contraceptive. Okay, so here is the summary of the injectable contraceptive. When administered at the recommended dosing interval, the failure rate of the progesterone only injectable contraception is approximately 0.2. ठीक है, तो failure rate इसका कम है अगर perfect use हो तो in the first year. टिपिकल यूज़ में कितना है, 6% है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड बी फेमिलियर विद द मोस्ट अप टू डेट UK eligibility criteria for the progesterone injectable contraception. Amenorrhea or the reduced bleeding is the common. We already discussed DAMPA use for the dysmenorrhea and the associated with the endometriosis, तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, द वुमेन शुड बी अवॉइडेड अबाउट द चेंजेस इन द ब्लीडिंग पैटर्न, उसके बारे में हम उसको काउंसिल करेंगे। देने से पहले यूज़ ऑफ द डंपा इज़ नॉट associated with increased risk of the ovarian and the endometrial cancer, but there is a slightly increased risk of the cervical cancer. Nampa is the contraceptive option for the woman with a sickle cell disease and may reduce the severity of the sickle crisis pain. So that's important. Progesterone only injectable use in the associated with a small loss of the bone mineral density, which is a similar which is usually recovered after the discontinuation. We discuss it. In the women under the age of the 18, only injectable contraceptive can be used after the considerations of the alternative method. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। Women using the DAMPA who wish to continue to use should be reviewed every 2 yearly. ठीक है, women are generally advised to switch to the another method after the 50 year. If you want to continue, then we will counsel about the risk factor of this. There is a possible weak association to increase risk of the breast cancer and the cervical cancer. A casual association between the DAMPA and the venous thromboembolism has not been demonstrated in the small number of the investigation. तो मतलब ये thrombosis को increase नहीं करता. From the limited evidence available, it is impossible to confirm or exclude the association between the injectable and the myocardial infarction or stroke. So there is no any association between to increase the risk of the myocardial infarction or stroke. तो डंपा myocardial infarction और stroke को भी increase नहीं करता। ठीक है, cervical cancer को थोड़ा सा increase करता है। और healthcare professional should ensure that the woman requesting the DAMPA up to the date with the cervical cytology. We discuss it. Women should be informed about the link between the HPV and the cervical cancer. Use of the DAMPA appear to be associated with the weight gain. ठीक है, और particularly in the women under the age of the 18 years with the body mass index more than the 30 kilograms. So there is the association of the weight between the DAMPA
And women who gain more than the 5% of their baseline body weight in the first 6 months of the DAMPA usually are likely to experience a continue weight gain. ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट ने ली है और 6 मंथ में उसका वेट गेन हो गया है तो फिर चांसेस हैं कि आगे भी उसका वेट गेन ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, तो फिर बेहतर यही कि वो कोई अल्टरनेटिव मेथड ले. Injection site reactions appear to be the more common with the use of the subcutaneous. We already discussed. While there is a little evidence available to demonstrate the caution and number of the possible side effects such as the acne, decreased libido, mood swing, headache, hot flushes, vaginitis have been reported. So these are the side effects of the using DAMPA. The gluteal muscles in the buttocks is the preferred site of the intramuscular DAMPA, but it can be considered into the deltoid muscles of the arm. ठीक है, तो प्रीफर्ड जो साइड है वो ग्लूटल मसल ही है, पर हम डेल्टोइड में भी दे सकते हैं. ठीक है, in the women with the deep adipose tissues in the gluteal area, standard length need may be not reach the muscle layer, and subcutaneous DAMPA and the deltoid administration of the intramuscular considered. Okay, so subcutaneous should be injected into the abdomen or anterior thigh. So these are the routes where we will administrate the subcutaneous. Women should be advised to return every 13 weeks for a repeat injections of the intramuscular and the subcutaneous. So we discuss it. Okay, so women who discontinue their progesterone injectable and who do not wish to conceive should be advised to start the another contraceptive method before at the time of their next scheduled injection. ठीक है, तो फिर हम उसको काउंसिल करेंगे नेक्स्ट contraceptive method जो उसके लिए बेस्ट हो, उसके लिए हम उसको काउंसिल करेंगे कि वो ले. Women should be informed that there can be a delay up to the 1 year in the return of the fertility in both intramuscular and as well as the subcutaneous. The consistent and the correct use of the condom, male and the female, can reduce the risk of the sexual transmitted infections and should therefore be recommended as a risk reduction strategy. A casual relationship between the progesterone only injectable contraception and the HIV transmission has not been established but cannot be completely excluded. Women who have experienced the unscheduled bleeding during the use of the progesterone only injectables who are the medically eligible can be offered a combined hormonal contraceptive method for a 3 month. This can be taken in the usual cyclic manner or continuous without a hormone free interval. ठीक है, तो longer term use of the injectable and the OCPs has not been studied. तो अगर मोस्टली जो पेशेंट को कंप्लेन होती है ना वो ब्लीडिंग की होती है. ठीक है, ब्लीडिंग पैटर्न चेंज हो जाता है आफ्टर यूजिंग द इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव मेथड. ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में हम उसको ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइन कि हम उसको 3 मंथ के लिए OCPs देंगे जब तक उसका ब्लीडिंग पैटर्न चेंज हो जाए. तो ज़्यादा टाइम के लिए हम नहीं दोनों साथ दे सकते, बट 3 मंथ के लिए हम देंगे, या तो फिर वो साइक्लिक ले या तो फिर वो कंटिन्यूस ले. Women with unscheduled bleeding during the use of the progesterone only injectable contraceptive method can be offered the 500 mg of the mefamic acid up to the 3 times for the 5 days. ठीक है, या तो फिर हम उसको सेकंड ऑप्शन ये भी दे सकते हैं कि ये मेफेमिक एसिड ले 500 मिलीग्राम TDS में ले. ठीक है, फॉर 5 days के लिए. So that's all about the progesterone injectable.